महाराष्ट्र में सियासी महासंकट छा गया है। जी हां, राज्य के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने अपना इस्तीफा दिया और अजीत पवार के इस्तीफा देने के बाद उनके तमाम मंत्रियों ने भी अपना इस्तीफा दे दिया। अजीत पवार पर हजारों करोड़ की अनियमितता के आरोप है। हालांकि उनके चाचा और एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने उन्हें क्लीन चिट दे दी थी, लेकिन सहयोगी दल कांग्रेस और विरोधी पार्टियां लगातार अजीत पवार पर आरोपों की छींटें उछाल रही थी। अब इस्तीफे की चाल चलकर अजीत पवार ने आरोपियों की धार कुंद करने की कोशिश की है। साथ ही उन्होंने सीबीआई जांच की भी मांग कर दी है। तो महाराष्ट्र में कांग्रेस एक बार फिर संकट में है। मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने मंत्रियों की एक बैठक बुलाई है और सूत्रों के मुताबिक शायद उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का इस्तीफा मंजूर नहीं किया जाएगा, लेकिन कल एनसीपी की बैठक होनी है, जिसके बाद ही आगे की रणनीति जो है वो साफ होगी। तो पृथ्वीराज ने अजीत पवार को फोन किया, उनसे बातचीत की लेकिन अजीत पवार ने मुख्यमंत्री से बात नहीं की। तो इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है, मुख्यमंत्री ने फोन किया उप मुख्यमंत्री को, लेकिन उन्होंने बात नहीं की। कल 2 बजे एनसीपी विधायक दल की बैठक है और उसके बाद ही तस्वीर साफ होगी कि एनसीपी की आगे की रणनीति क्या होगी। शरद पवार ने कहा है कि सरकार को कोई खतरा नहीं है, लेकिन जो तस्वीर इस वक्त उभर कर आ रही है महाराष्ट्र से वो बिल्कुल उलट है। अजीत पवार पहले अपना इस्तीफा देते हैं उप मुख्यमंत्री पद से, उसके बाद उनके सारे मंत्री इस्तीफा देते हैं और अब पृथ्वीराज चव्हाण जो कि मुख्यमंत्री है महाराष्ट्र के, वो फोन करते हैं उप मुख्यमंत्री को, लेकिन उनसे फोन पर बात नहीं करते अजीत पवार। तो इस्तीफा अक्सर सियासी पार्टियों का ब्रह्मास्त्र होता है जो वो चलती हैं, और कुछ ऐसा ही किया एनसीपी के नेता और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने। आइए देखते हैं कि आज शाम से जो सियासी उथल पुथल महाराष्ट्र में देखने को मिली उसने कैसे कैसे करवट ली। महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल, कांग्रेस एनसीपी के रिश्तों में तनाव, अजित पवार का इस्तीफा, किती खर्च झाला, आरोपों से आहत अजित पवार का सरकार से एग्जिट, उप मुख्यमंत्री पद छोड़ा इस दावे के साथ कि वो पाक साफ हैं और खुद पर लगे अनियमितता के आरोपों से दुखी हैं। आलेल्या प्रस्तावावर लवकरात लवकर निर्णय घेणे आवश्यक असते व तशी माझी कामाची पद्धत आहे, त्यामुळे जलद निर्णयाबद्दल टीकेशी मी सहमत नाही। या प्रकरणाची पूर्ण पाहणी, विलंबाची व अधिक खर्चाची कारण मीमांसा करता यावी म्हणून मी उपमुख्यमंत्री पद व मंत्री पदावरून मुक्त होण्याचा निर्णय घेतलेला आहे। साल 1999 से 2009 तक अजित पवार के पास सिंचाई मंत्रालय था। इस दौरान मंत्रालय ने करीब 70,000 करोड़ का खर्च किया था। आरोप लगे थे कि खर्च के अनुपात में काम नहीं हुए। इस मुद्दे पर जब विपक्ष ने हंगामा किया तो मुख्यमंत्री ने अजित पवार से इस मुद्दे पर श्वेत पत्र लाने को कहा। आरोप यह भी लगे कि विदर्भ और रायगढ़ जिले में जो डैम बने हैं उनकी कीमत बढ़ाकर प्रस्ताव पास किए गए थे। सिंचाई विभाग के एक पूर्व इंजीनियर ने तो चिट्ठी लिखकर यह भी आरोप मढ़ दिए थे कि कई ऐसे डैम बनाए गए जिसकी जरूरत ही नहीं थी और वो नेताओं के दबाव में बनाए गए थे। इन तमाम मुद्दों पर घिरे अजित पवार अब सीबीआई जांच की बात कर रहे हैं। एनसीपी के बड़े नेताओं ने भी अजित पवार के फैसले का स्वागत किया है। प्रफुल्ल पटेल ने अजित पवार पर लगे आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए उनके इस कदम को सही ठहराया। जो सच्चाई है वो लोगों के सामने आएंगे और श्री अजित पवार ने जो भी कदम उठाया है, एक तरह से आज के सार्वजनिक जीवन में मैं समझता हूं कि एक अच्छा उदाहरण है और इसलिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष और हम उनके सहयोगियों ने इस मामले में उनको हमने बधाई भी दी। शरद पवार ने प्रफुल्ल पटेल के फैसले को निजी फैसला बताया, हालांकि उन्होंने ये भी माना कि अजित का यह फैसला उनकी सहमति से लिया है। जाहिर है अजित पवार के इस कदम से महाराष्ट्र की सियासत गर्मा गई है। अब गठबंधन में भी खलबली है। इतना तो तय है कि अगले कुछ दिन महाराष्ट्र की गठबंधन सरकार के भविष्य के लिए काफी अहम होने वाले हैं। साहिल जोशी, मुंबई, आज तक। जी हाँ, महाराष्ट्र में ये महासंकट इसलिए आया है क्योंकि गठबंधन में खलबली मच गई है। क्या एक और साथी कांग्रेस का साथ छोड़ सकता है? अगर महाराष्ट्र की विधानसभा की तस्वीर हम आपको दिखाएं और बताएं कि हम इसे महासंकट क्यों कह रहे हैं, तो 288 की ये विधानसभा जो है उसमें कांग्रेस के पास 82 सीटें हैं। तो 82 सीटें कांग्रेस के पास है और एनसीपी के पास है 62, और जो मेजॉरिटी है उसके लिए चाहिए 144। बीजेपी के पास 46 का आंकड़ा है,
शिवसेना की अगर हम बात करें तो उसके पास 44 सीटें हैं और अन्य के खाते में हैं 54 सीटें। तो ये देखिए बहुमत 144 का, और ये आंकड़ा कांग्रेस बिना एनसीपी के नहीं छू सकती। तो अगर ये गठबंधन टूटा तो महाराष्ट्र में सरकार का क्या होगा ये आप अंदाजा लगा ही सकते हैं। इस्तीफा अक्सर सियासी पार्टियां ब्रह्मास्त्र की तरह इस्तेमाल करती हैं और ये कोई नई बात नहीं, चाहे वो गठबंधन की सरकार को डराना हो या फिर अपनी बातें मनवाने हो। अक्सर इस्तीफे का इस्तेमाल दबाव बनाने के लिए किया जाता है। यही वजह है कि इस सियासत के पीछे भी अब सवाल उठने लगे हैं, क्या सचमुच सब कुछ वैसा ही है जैसा दिख रहा है या फिर इस्तीफे के पीछे खेल कुछ और है? आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि पार्टी का अध्यक्ष खुद कहे कि उनके तमाम मंत्री सरकार में बने रहेंगे और उसके चंद मिनट बाद ही सभी मंत्री अपना इस्तीफा देने पर अड़ जाएं? महाराष्ट्र सरकार में शामिल एनसीपी के मंत्रियों ने तो एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष को अपना इस्तीफा सौंप भी दिया। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सभी मंत्रियों ने महाराष्ट्र के राजीनामा प्रांत अध्यक्ष जो हमारे मधुकर पिचड़ जी हैं उनके हाथ में दिया है। उस राजीनामा को लेकर पवार साहब से पिचड़ साहब चर्चा करेंगे और कल 2 बजे महाराष्ट्र विधानसभा के जो हमारे विधिमंडल के सदस्य हैं उनकी बैठक 2 बजे बुलाई गई है। उसकी चर्चा करके आगे की बात तय की जाएगी। वजह क्या है जो सारे राजीनामा दिया गया है पिचड़ साहब के मंत्रियों द्वारा, वो जानकारी मैंने आपको दी है। कल 2 बजे विधिमंडल सदस्य के सबकी बैठक होगी और उसमें आगे चर्चा की जाएगी। जानकारों की माने तो ये भले ही पार्टी सुप्रीमो शरद पवार की नाफरमानी लगे, लेकिन ये असल में दबाव की राजनीति है। शरद पवार की सियासत को जो नजदीक से जानते हैं उनकी माने तो इस सियासी हलचल में कहीं ना कहीं शरद पवार ही हैं। इस सोच के पीछे वजह कई हैं। पहला ये कि पिछले काफी दिनों से एनसीपी ये मानने लगी है कि घोटालों के आरोपों में जानबूझकर सिर्फ एनसीपी नेताओं को ही घसीटा जा रहा है। उन्हें लगता है कि और आइए अब आपको सीधे ले चलते हैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा देण्याचं पत्र पाठवलेलं आहे आणि त्याचबरोबर त्यांच्याकडे असलेली 2 विभाग आहेत त्या विभागाची पर्यायी व्यवस्था करण्याबद्दल मला पत्र दिलेलं आहे। या पत्रावर मी सर्व श्रेष्ठींशी चर्चा करून नंतर निर्णय घेणार आहे। आज शाम को श्री अजीत पवार का मुझे एक पत्र मिला जो एक इस्तीफे के स्वरूप में था। उन्होंने अपने मंत्री पद का त्याग पत्र भेजा है और उनके पास जो विभाग थे उन विभागों की पर्याय व्यवस्था के बारे में राष्ट्रवादी कांग्रेस के लेजिस्लेटिव असेंबली के नेता के रूप में जो पर्यायी व्यवस्था उन्होंने की उसके बारे में लिखा है। इस पत्र पर मैं सभी दोनों दलों के नेताओं से बातचीत कर आगे का फैसला लूंगा। आई हैव रिसीव्ड a letter of resignation from Shri Ajit Pawar, tendering resignation from the Council of Ministers. He has also suggested some alternate arrangements for the 2 portfolios which he held, which was finance and energy. After discussing with the leaders of the both parties, I will take further action. Thank you. तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का कहना था कि उन्हें एक पत्र मिला है जो अजीत पवार का इस्तीफा है, लेकिन आगे क्या फैसला लेना है ये तभी उस पर विचार करेंगे जब दोनों पार्टी के नेताओं से वो मुलाकात करेंगे और फिर अपनी रणनीति जो है वो अपने खुलासा जो है वो उसको आगे करेंगे। महाराष्ट्र के अजीत पवार संकट पर शिवसेना का क्या मानना है, पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे से बात की हमारे सहयोगी राजेश कुमार ने। महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर से बवाल आया है। उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने इस्तीफा दे दिया है। बात करने के लिए हमारे साथ शिवसेना के कार्यकारी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे साहब।
सर क्या लगता है क्यों इस्तीफा दिया गया इस वक्त में? ये तो जैसे मैंने कहा कि एक नाटक करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे आपने कहा बवाल विवाल कुछ होने वाला नहीं है, कल या परसों तक देखो सब शांत हो जाएगा, क्योंकि राष्ट्रवादी में हिम्मत नहीं है इस्तीफा देने की। अगर वो इस्तीफा देंगे तो उनके पीछे इंक्वायरी का सिलसिला शुरू हो जाएगा और फिर उनका बचना नामुमकिन है, मुश्किल होगा। क्या ब्लैकमेलिंग का टैक्टिक्स आपको लगता है? हाँ बिल्कुल वही है, और पूरी जनता हंस रही है इनको। मतलब ऐसे कि उन्होंने जो इशारा दिया है वही है कि हमें खाने दो और सवाल भी ना पूछो। मुख्यमंत्री के लिए क्या सजेशन है? जैसे कि व्हाइट पेपर लाने के बाद को मैंने तो कहा है कि उन्होंने हिम्मत दिखानी चाहिए और कहना चाहिए कि इस्तीफा दे रहे तो दे दो, नहीं तो मैं निकाल दूंगा आपको। ये भी बात सामने आ रही है कि विपक्षी पार्टियां कहीं कम पड़ जा रही हैं, इसके लिए आपस में सामने आए नहीं है। विपक्ष कमजोर सामने आए नहीं है, विपक्ष है अपनी जगह पे है, मजबूत है। सेंटर में और यहाँ पे दोनों तरफ अलग अलग भूमिका देखने की मिल रही है। किसकी? एनसीपी की भूमिका ही की सेंटर में है और राज्य में की, जहाँ भी है खाते जाओ, अलग क्या है उसमें? वहाँ प्रफुल्ल पटेल का घोटाला बाहर आ रहा है, यहाँ इनका घोटाला आ रहा है, तो भूमिका अलग नहीं एक ही है, जहाँ जाए वहाँ खाए। ये समर्थन सरकार से वापस नहीं लेंगे ऐसा आपको? हिम्मत नहीं है उनमें, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उनको उनके सारे जो क्या कहूं मैं मराठी में बोलता ना, लफड़ी कुलंगड़ी भानगड़ी, तो सब बाहर आ जाएंगे। ये थे उद्धव ठाकरे जो बता रहे थे कि हिम्मत नहीं है एनसीपी में कि वो समर्थन जो है वो सरकार से वापस ले ले। ये सिर्फ एक ब्लैकमेलिंग का टैक्टिक्स है, ऐसा उद्धव ठाकरे का कहना, शिवसेना का मानना है, और कुल मिला के सरकार पर दबाव बनाने की एक तरीके से चाल है, ऐसा शिवसेना का कहना है इस पूरे मामले को लेकर। कैमरामैन सचिन सावंत के साथ राजेश कुमार, मुंबई आज तक। देर से ही सही, लेकिन कांग्रेस नींद से जाग उठी है। पार्टी की कार्यकारिणी बैठक ने फैसला किया है कि वो एफडीआई पर घिरी मनमोहन सरकार को अकेले नहीं छोड़ेगी। इसमें कुछ भी अजीब नहीं, लेकिन जिस समय में ये फैसला पार्टी ने किया है वो सवाल खड़े कर रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष ने अपने इंट्रोडक्टिव रिमार्क्स दिए। उन्होंने कहा कि देश की इकॉनमी को सुधारना बहुत जरूरी कदम है। सरकार ने उस दिशा में शुरुआत की है। पूरा विपक्ष सड़कों पर उतर आया। सरकार के सबसे बड़े साझेदार तक ने साथ छोड़ दिया और सरकार चारों तरफ से घिरा महसूस करने लगी। तब जाकर कांग्रेस को यह समझ में आया है कि उसे सरकार के साथ नजर आना चाहिए। तो क्या पहले पार्टी सरकार के साथ नहीं थी? क्या सरकार ने पार्टी को भरोसे में नहीं लिया था? या फिर कांग्रेस अब भूल सुधार की कोशिश कर रही है? विपक्ष ने जो कहना था कह दिया, जनता को जो समझना था समझ गई और सरकार सोचती रह गई। तब जाकर कांग्रेस कार्यकारिणी ने वित्त मंत्री को एफडीआई के नफा नुकसान का गणित समझाने को कहा। सबसे पहले वित्त मंत्री श्री पी चिदंबरम ने उन सारी स्थितियों पर चर्चा की जिस परिस्थिति में ये कदम उठाए गए हैं। उन्होंने कहा, हमें इस बात की चिंता थी कि दुनिया भर में जो आर्थिक मंदी का दौर है उससे हमारा देश प्रभावित न हो। पहले भी ऐसी स्थितियां दुनिया में आई हैं, लेकिन हम अपनी नीतियों के कारण उस प्रभाव से बच गए। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के लिए इससे अच्छी खबर नहीं हो सकती थी। एफडीआई को मंजूरी के 10 दिन बाद ही सही, लेकिन कांग्रेस ने उन्हें मझधार में न छोड़ने का फैसला किया है। जिस तरह से इन्फ्लेशन बढ़ रहा था उसको रोकना बहुत जरूरी था, क्योंकि अगर हमारी इकॉनमी की हालत ठीक नहीं होगी तो जो हमारे फ्लैगशिप प्रोग्राम्स हैं, जो हमारे गरीबों, कमजोर वर्गों, पिछड़े इलाकों और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अनेक योजनाएं हैं, उनको हम लागू नहीं कर सकते थे। तो इसलिए उस आर्थिक स्थिति को संभालना और सुधारना बहुत जरूरी था। कांग्रेस एफडीआई के पीछे सरकार की मजबूरियां गिना रही है और बीजेपी कह रही है कि इस सुधार को किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं किया जाएगा।
किसान आत्महत्या कर रहे हैं, युवा बेरोजगार है, 12-12 घंटे बिजली गायब है, हमारे असंगठित क्षेत्र के कामगार भूखे मर रहे हैं और देश तरक्की और विकास की ओर जा रहा है। कौन सा विकास कांग्रेस पार्टी करना चाहती, ये देश को, गरीबों को बताए। मौका मिला तो वेंकैया नायडू से लेकर नितिन गडकरी तक विपक्ष का धर्म निभाने में जुट गए, लेकिन इतने दिनों बाद सरकार के साथ खड़े होने का कांग्रेस की सबसे ताकतवर समिति का फैसला तालमेल में कमी के कई फसाने कह रहा है। दरअसल कांग्रेस के रणनीतिकारों को लगता है कि डीजल और गैस पर बढ़ोतरी का असर मध्यम वर्ग पर पड़ेगा, जो अक्सर बदलता रहता है। लेकिन यदि सामाजिक योजनाओं के लिए अभी से पैसा जुटाकर चुनाव के मौके पर खर्च किया जाए तो निश्चित तौर पर गरीब और पिछड़ा वर्ग उसके साथ आ सकता है। संदीप सोनवलकर, दिल्ली, आज तक। और कांग्रेस की सबसे शक्तिशाली समिति की बैठक में महंगाई का मुद्दा तक नहीं उठा। आम आदमी के साथ का नारा देने वाली कांग्रेस कार्यकारिणी में आज इसका जिक्र भी किसी ने नहीं किया। रुपया किसी तरह से मजबूत हो जाए, रोटी का बंदोबस्त देखा जाएगा। हिंदुस्तान की हुकूमत चला रही कांग्रेस की सबसे ताकतवर समिति की बैठक हुई। देश के हालात पर चर्चा करनी थी। हाईकमान ने 37 सूरमा बुलाए, 30 आए और घंटे भर की माथापच्ची में 21 लोगों की राय। लेकिन हैरत की बात यह है कि इस बैठक से वो मुद्दा सिरे से गायब था जिससे पूरा देश दहला हुआ है। महंगाई, जनता को बुखार आया हुआ है और सरकार पर सुधार की धुन सवार है। उन्होंने कहा कि इकोनॉमी की सेहत को सुधारने के लिए 3 चीजें ही हम कर सकते थे। एक तो यह कि देश में ज्यादा पैसा आए जिससे कि रुपए की कीमत और आगे न घटे, कुछ कड़े कदम उठाए जाएं। दूसरी चीज है कि हमारा उत्पादन बढ़े, इससे इन्फ्लेशन पर रोक लगती है। और तीसरी चीज है सब्सिडी पर कंट्रोल किया जाए। पार्टी की मुखिया सोनिया गांधी थी, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, देश के वित्त मंत्री पी चिदंबरम थे, महासचिव राहुल गांधी थे और वो तमाम नेता जो कांग्रेस की राजनीति के रणनीतिकार माने जाते हैं। अगर कुछ नदारद था तो पार्टी का नारा, कांग्रेस का हाथ आम आदमी के साथ, बीजेपी को मौका मिला तो मजे ले लिए। हम जन धन की लूट और भ्रष्टाचार को 100% छूट नहीं दे सकते। ये कांग्रेस पार्टी और श्रीमती सोनिया गांधी जी हैं जो अपनी सरकार को लूट पर 100% छूट दे करके अपनी पीठ दबा रही है। नितिन गडकरी ने इस हमले को और पैना करते हुए कहा कि मनमोहन सरकार से अब कोई उम्मीद करना बेकार है। गरीबों के कल्याण के लिए हमने यूपीए को चुन के दिया, गरीबों को इन्होंने सत्यानाश कर दिया, पूरे गरीबों को खाई में ढकेल दिया और गरीबों को बर्बाद करने का पाप अगर इस देश के इतिहास में किसने किया तो ये कांग्रेस पार्टी ने किया है। महंगाई पर नकेल कसने में बुरी तरह नाकाम रही कांग्रेस लगातार इस मुद्दे पर खामोश है। कांग्रेस को भले इसमें अपने लिए अमन नजर आ रहा हो, लेकिन अवाम को यह खामोशी खल रही है। अमिताभ सिन्हा, दिल्ली, आज तक।